नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। नोएडा सेक्टर 20 के डीएलएफ मॉल के आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखी, जहां सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। इसी को लेकर सेक्टर 20 नोएडा के एसएचओ डीपी शुक्ला ने साधना प्लस टीम के प्रतिनिधि को अहम जानकारी दी। उन्होंने नोएडा के सेक्टर 20 के क्षेत्र में आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क और कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था की है। साथ ही 10 से 12 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी की जा रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये कैमरे क्राइम कंट्रोल में अहम भूमिका निभाएंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बदमाशों का डाटा पहले से ही पुलिस के पास उपलब्ध है। अगर कोई वांछित अपराधी इन कैमरों के पास से गुजरता है तो उसकी लाइव लोकेशन और पहचान तुरंत कंट्रोल रूम में दिख सकेगी। इसके अलावा कैमरों की मदद से वाहनों की नंबर प्लेट और उनमें बैठे लोगों की पहचान भी साफ तौर पर की जा सकेगी। यह परियोजना शहर की कानून व्यवस्था और सुरक्षा को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही यहाँ के लोग भी खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। तो वहीं ये सीसीटीवी कैमरे पिछले 6 महीने से यहाँ पर लगे हुए हैं, जिससे कोई भी अराजक गतिविधि की जांच आसानी से हो सके। इन कैमरों की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से भी जुड़ा होगा। जैसे ही किसी घटना की सूचना मिलेगी, पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पीआरवी या डायल 112 को तुरंत जानकारी दी जाएगी। नोएडा में पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, जहां एसएचओ ने साधना टीम के प्रतिनिधि को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सीसीटीवी कैमरे से लेकर पुलिस बल तक सब कुछ पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। डीएलएफ मॉल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई अवैध गतिविधि ना हो, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस क्षेत्र में निगरानी रखेगी। डीएलएफ के आसपास का पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में स्थित एक प्ले स्कूल के शौचालय में बल्ब के होल्डर में छिपा एक स्पाई कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना 10 दिसंबर को उस समय सामने आई जब एक शिक्षिका ने संदेह होने पर कैमरे को ढूंढ निकाला। तो वहीं इस मामले में नोएडा पुलिस ने स्कूल के निदेशक नवनीश सहाय को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ कि वो कैमरों को मोबाइल और कंप्यूटर से लाइव देखता था। आरोपी ने कैमरा ऑनलाइन मंगवाया था और उसे प्ले स्कूल के शौचालय में खुफिया तरीके से स्थापित किया था। 10 दिसंबर को एक शिक्षिका जब स्कूल के दौरान शौचालय में गई तो उन्होंने बल्ब के होल्डर से हल्की सी रोशनी आती हुई देखी। संदेह होने पर उन्होंने स्कूल के सुरक्षा गार्ड को बुलाया और होल्डर की जांच करवाई, जिसमें एक स्पाई कैमरा पाया गया है। शिक्षिका ने तुरंत इसकी जानकारी स्कूल के निदेशक नवनीश सहाय को दी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शिक्षिका ने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अभियाचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की है और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीति के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1,56,000 पुलिस की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है। वे सभी लोग कार्य कर रहे हैं, जिनमें 22,700 से अधिक तो केवल महिला है। बालिकाओं को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया गया और उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए उनकी भर्ती की प्रक्रिया की है। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा उस भर्ती में आए हैं। अगर इन सबको आप देखेंगे अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में, वन विभाग में या फिर पीडब्ल्यूडी में
या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया में अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है, जिसकी चर्चा यहां पे कल श्री संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और रही श्री पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 तक आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के इसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती है कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। यह उन सबकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो उनके नाम पर राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए, और ये कौन नहीं जानता है इस बात को, ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भक्त तैयार करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने का के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेकर ढूंढते थे और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये कौन नहीं जानता है। और यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। और जब भी उत्तर प्रदेश के युवाओं के इसमें इस प्रकार के कदम उठाने की आवश्यकता पड़ती है, तीनों आयोग, बोर्ड या कोई भी अन्य ऐसे बोर्ड या आयोग हैं, वे इसके लिए अधिकृत होते हैं, क्योंकि वो एक ऑटोनॉमी बॉडी है, वे अपने कदम को उठाने के स्वतंत्र है, वे कर रहे हैं। लेकिन प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, उनकी ईमानदारी, उनकी नियत में कोई, उनकी पारदर्शिता में कोई उंगली नहीं उठा सकता। पूरी शिष्टता और पारदर्शिता के साथ सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं।
और इसीलिए इन युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के लिए मैं और मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सदस्यगण सभी लोग जाते हैं माननीय जनप्रतिनिधियों से हम कहते हैं कि वे लोग भी जिले जिले में जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण में अपना योगदान दें और हर नौजवान इसके लिए खुश होता है कि साहब सिफारिश के बगैर न केवल हमारी नियुक्ति हुई है बल्कि हमें नियुक्ति पत्र भी प्राप्त हो रहा है। ये हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अद्भुत क्षण है। और मैं एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया सरकारी क्षेत्र में, दूसरा प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। एक 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1 करोड़ 25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में जो चर्चा हुई वो देश के युवाओं के लिए शिक्षणात्मक रहेगी। इससे देश के लोगों को ये समझने में भी मदद मिलेगी कि किस पार्टी ने संविधान का सम्मान किया। का भी एहसास होता है और तीसरी ओर ये भी मालूम पड़ता है जब संविधान की भावनाओं को दरकिनार कर कोई अपने लिए संविधान को तोड़ मरोड़ कर आगे चलने का प्रयास करता है तो किस प्रकार के अकस्मात और किस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। इस सभी दृष्टि से देखें तो संविधान की दोनों सदन में जो चर्चा हुई है वो चर्चा एक प्रकार से हमारे किशोरों के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए आने वाले दिनों में ये दोनों महान सदन में बैठकर देश का भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए बहुत शिक्षणात्मक रहेगी, ऐसा मेरा मानना है और देश की जनता के लिए भी क्षीण नीर करने में बहुत मदद करेगी कि किस पार्टी ने आज जो 75 साल की मीमांसा होगी इसमें स्पष्ट हो जाएगा किस पार्टी ने जब जब जनता ने शासन अपने वो पार्टी के हाथ में दिया संविधान का सम्मान किया है या नहीं किया है। मान्यवर, बहुत लंबी आजादी की लड़ाई के बाद हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए तब दुनिया भर के कई राजनीतिक पंडितों ने कई आगाहियां की थी कि ये देश बिखर जाएगा, शायद बन ही नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने ऐसी आगाही की थी कि यहां डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रस्थापित हो ही नहीं पड़ सकते, एकता हो ही नहीं सकती और ये देश आर्थिक रूप से कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। और आज जब 75 साल के समय के बाद संविधान को स्वीकार करने के बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो सरदार पटेल का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि सरदार साहब के अथक परिश्रम के कारण आज देश एक होकर मजबूती से दुनिया के सामने खड़ा। मान्यवर, जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 75 साल हो गए हमारे साथ भी पास पड़ोस में दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र
आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। और मान्यवर जो कहते थे कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, उनको भी हमारी जनता ने, हमारे संविधान की खूबसूरती ने जवाब दिया है। हम आज दुनिया का 5वां अर्थतंत्र बनकर सम्मान के साथ, और ब्रिटेन जिन्होंने सालों तक हम पर राज किया, और ये जो मैंने तीनों आगाही की वहीं से पक्ष विपक्ष में से आई थी, आज ब्रिटेन भी अर्थतंत्र की तालिका में हमारे पीछे खड़ा है। मान्यवर, हमारे संविधान में, हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया। समय के साथ साथ देश भी बदलना चाहिए, समय के साथ साथ कानून भी बदलने चाहिए, और समय के साथ साथ समाज भी बदलना चाहिए। परिवर्तन इस जीवन का मंत्र है, सत्य है। इसको हमारे संविधान सभा ने स्वीकार किया था। इसलिए आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, इसके लिए प्रोविजन किया गया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, मानिए 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया, और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन किए, और कांग्रेस ने 55 साल करा, और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। पहला संशोधन हुआ 18 जून 1951 में। संविधान सभा ने ही ये संशोधन करना पड़ा, क्योंकि संविधान बनाने के बाद, संविधान स्वीकारने के बाद आम चुनाव में जाने तक का भी धैर्य कांग्रेस पार्टी में नहीं था। अभी लोकसभा नहीं बनी थी, अभी राज्यसभा नहीं बनी थी, और संशोधन लेकर आए। अब उसका उद्देश्य क्या था? 19A जोड़ा गया। 19A जोड़ा गया, वो किस लिए जोड़ा गया? अभिव्यक्ति की आजादी पर स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कर्टेल करने के लिए पहला सुधार आया। और किसने किया? माने उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में विकास कार्यों का शुभारंभ भी किया, और इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। आज देश के लोग कह रहे हैं कि भाजपा सुशासन की गारंटी है, और तभी तो एक के बाद एक राज्यों में आज भाजपा को इतना भारी जन समर्थन मिल रहा है। देश ने लोकसभा में
भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। बीते 60 सालों में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। 60 साल के बाद भारत के जनता ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। लगातार तीसरी बार हमें देशवासियों की सेवा करने का अवसर दिया है, आशीर्वाद दिए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और चुनाव नतीजों के हिसाब से देखें तो वहां भी ये लगातार तीसरी बार बहुमत मिला है। वहां भी पहले से कहीं अधिक सीटें भाजपा को मिली है। इससे पहले हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है। हरियाणा में भी पहले से भी ज्यादा बहुमत लोगों ने हमें दिया है। अब ये भी राजस्थान के उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे भाजपा को लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया है। ये दिखाता है कि भाजपा के काम और भाजपा के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर आज जनता जनार्दन का कितना विश्वास है। साथियों, राजस्थान तो वो राज्य है जिसकी सेवा का भाजपा को लंबे समय से सौभाग्य मिलता रहा है। पहले भैरव सिंह शेखावत जी ने राजस्थान में विकास की सशक्त नींव रखी। उनसे वसुंधरा राजे जी ने कमान ली और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया। और अब भजनलाल जी की सरकार सुशासन की धरोहर को और समृद्ध करने में जुटी है। बीते 1 वर्ष के कार्यकाल में इसी की छाप दिखती है, इसी की छवि दिखती है। साथियों, बीते 1 वर्ष के दौरान क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में विस्तार से यहां कहा गया है। विशेष रूप से गरीब परिवारों, माताओं, बहनों, बेटियों, श्रमिकों, विश्वकर्मा साथियों, गुमंतु परिवारों के लिए अनेक फैसले लिए गए हैं। यहां के नौजवानों के साथ पिछली कांग्रेस सरकार ने बहुत अन्याय किया था। पेपर लीक और भर्तियों में घोटाला ये राजस्थान की पहचान बन चुकी थी। भाजपा सरकार ने आते ही इसकी जांच शुरू की और कई गिरफ्तारियां भी हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने यहां 1 साल में हजारों भर्तियां भी निकाली है। यहां पूरी पारदर्शिता से परीक्षाएं भी हुई हैं, नियुक्तियां भी हो रही हैं। पिछली सरकार के दौरान राजस्थान के लोगों को बाकी राज्यों की तुलना में
महंगा पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ता था। यहां भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान के मेरे भाइयों बहनों को राहत मिली। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे भेजती है। अब डबल इंजन की राजस्थान भाजपा सरकार उसमें इजाफा करके अतिरिक्त पैसे जोड़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को भी यहां डबल इंजन की सरकार तेजी से जमीन पर उतार रही है। भाजपा ने जो वायदे किए थे उन्हें वो तेजी से पूरा कर रही है। आज का एक कार्यक्रम भी इसी की एक अहम कड़ी है। साथियों, राजस्थान के लोगों के आशीर्वाद से बीते 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इन 10 फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation, the group